हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है इतिहास, कक्षा 10वीं का इतिहास अध्याय 3 जो कि है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हम लोग आज इसको पूरा जो कि है इसका टॉपिक पूरा देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और उसका जो कि प्रश्न आते हैं सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है। हमारा पहला टॉपिक है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? अब देखिए, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। अगर वैश्वीकरण पूछेगा तो क्या कहें? वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है। क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि नौकरी हो या फिर सामान हो, एक देश से दूसरे देश तक जाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए, अगला क्या है कि वैश्वीकरण दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार की इतिहास, प्रवासन और लोगों का काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। चलिए अब उसको समझते हैं। पहले हमारा क्या है? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या होता है? देखिए, आपका है कि भूमंडलीकरण दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता था। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। फिर क्या है? आधुनिक युग से पहले की यात्राएं। देखिए क्या है कि आधुनिक युग से पहले 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया में के साथ जोड़ा। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में हमारे सामने आई है। 50 साल में क्या है? हमारे सामने आई है। अब देखिए, भूमंडलीय विश्व का बनने की प्रक्रिया क्या थी। जो भूमंडलीय विश्व था उसकी बनने की प्रक्रिया क्या थी? तो पहला है, देखिए पहला पॉइंट क्या है कि व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों का वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी कि जो व्यापार के लिए और काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। एक स्थान से कहाँ? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो उससे क्या होगा? उसी से भूमंडलीकृत विश्व धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया। फिर क्या है? वर्तमान में वैश्वीकरण संबंधों को देखकर सोचना पड़ता है कि यह दुनिया के संबंध किस प्रकार बने हैं। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज्यादा नजदीक आते हैं। फिर अगला देखिए, प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही यात्रा, व्यापार और पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए उत्पीड़न, जीवन के बचाने के लिए दूर दूर यात्राओं पर जाते हैं। लोग क्या है? यात्रा के लिए, व्यापार के लिए, पुजारी यानी तीर्थ यात्रा, मतलब एक स्थान से दूसरे किसी ज्ञान को लिए या आध्यात्मिक शांति के लिए कुछ किसी न किसी कारण से लोग प्राचीन काल से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। फिर क्या है? वे अपनी यात्रा में जब लोग जाते थे तो क्या करते थे? अपनी यात्रा में ये लोग तरह तरह की चीजें, जैसे ढेर सारे मिठाइयाँ लेके जाते हैं या किसी भी प्रकार का भोजन लेके जाते हैं, या फिर कोई वस्तु हो गया, पैसा ले जाते हैं, अ, अमूल मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों भी साथ लेकर चलते थे। यानी कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था तो अपने साथ क्या क्या लेके जाता था? अमूल्य वस्तुएं लेके जाता था। हुनर मतलब जो कुछ सीखा रहता है उसे, अपने विचार लेके जाता है, आविष्कार जो किया रहता है, यहाँ तक कि जो उनके शरीर में छोटे छोटे कीटाणु और बीमारी रहते हैं उनको भी अपने साथ ही लेके जाएगा। फिर क्या है? 3000 ईसा पूर्व में समुद्र तट पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। जो आज पश्चिम एशिया है वो क्या? 3000 ईसा पूर्व क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अब आज उसे किस नाम से जाना जाता है? आज हम पश्चिम एशिया के नाम से उसे जानते हैं। वहां पे अब क्या हो गया? पश्चिम एशिया हो गया है। अब देखिए, हजार साल से भी ज्यादा समय में से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्व अफ्रीका तक पहुंचती रही है। यानी कि जो मालदीव पे छोटे छोटे जो कौड़ियाँ नहीं रहते उसे क्या हम लोग मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे।
फिर क्या है कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं वो का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा रहा है, जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रकार को निश्चित ही साफ देखा जाता है। अब देखिए देखिए जो भूमंडल विश्व का बनना है, इसमें रेशम मार्ग का बहुत ही योगदान है। रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप रेशम मार्ग को अच्छे से लिख ले, कॉपी पेन निकाल कर आराम से जो जो हम लिखवाए हैं इसे लिख लीजिए। ये क्योंकि जो रेशम मार्ग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रेशम मार्ग क्या है? सिल्क रूट, इसको क्या कहते हैं? सिल्क रूट। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली के पीछे छोड़ते हुए एशिया में से भूमध्य सागरी तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया। इसे देखिए जब सिल्क ऐतिहासिक व्यापार क्या करते थे? सिल्क को मतलब सिल्क को एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया। जैसे 14वीं शताब्दी में क्या है? चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस, इटली, इसे सब क्या है? एशिया में जो है बहुत बहुत भारी मात्रा में क्या करते? रेशम का व्यापार करते थे। इसीलिए उसका रेशम को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे रेशम को बेचने के लिए, इसीलिए उस मार्ग को क्या कहा गया? सिल्क रूट। जिस मार्ग से बेचने जाते थे उस मार्ग को सिल्क रूट कहा गया। अब देखिए सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग में पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना बड़ा महत्व था। यानी कि जो चीन से रेशम आता था उसी मार्ग से भेजा जाता था। अब देखिए अगला है कि जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। जो रेशम मार्ग था वो जमीन के साथ साथ समुद्र में भी रेशम मतलब कि जब व्यक्ति जमीन पर तो जाता था रेशम को बेचने के लिए, लेकिन समुद्र के रास्ते भी वो सिल्क को बेचने जाते थे, यानी व्यापार करने जाते थे। अब फिर क्या है? जिससे कि वो क्या है? यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया सभी को एक ही मार्ग में जोड़ देता था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न कि ऐसी मार्ग ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। क्या थे? 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में थे। रेशम मार्ग से चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। यानी कि जो चीन था वो क्या करता था? रेशम रेशम को अपने बेचता था। और जो भारत क्या करता था? अपने मसाले जो कि कपड़े है, कपड़ा और क्या मसाले दक्षिण पूर्व एशिया के मतलब विभिन्न विभिन्न देशों तक पहुंचाते थे। अब देखिए सिल्क मार्ग क्या है? देखिए सिल्क मार्ग क्या है? ये मार्ग एशिया के यूरोप और दक्षिण उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र के मार्ग से जोड़ते थे। ये मार्ग क्या कहते हैं? एशिया और यूरोप, किसको किसको? एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व के जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। यानी वो जमीन से भी जोड़ते थे और समुद्र मार्ग से भी जोड़ते थे। सिल्क रूट ये के रास्ते की ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। रेशम मार्ग को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। यानी कि उसमें क्या सबसे ज़्यादा कौन कौन थे? इसमें से ईसाई थे और इस्लाम थे और बौद्ध धर्म, ये सब क्या करते थे? ये सिल्क मार्ग को जानते थे सबसे अधिक मात्रा में। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, यानी कि कोई व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो अपने साथ क्या, अपने साथ कुछ अपने भोजन को भी साथ लेकर जाएगा। क्या? जो इसे जो खाने पीने की वस्तुओं को साथ लेकर जाएगा। जब खाने की वस्तु साथ ले जाएगा तो एक जो वहाँ पे नहीं जानता होगा उस भोजन के बारे में उसको भी पता चल जाएगा, वो भी उस भोजन को खाने की इच्छा रखेगा।
हम लोग देखते हैं भोजन की यात्रा। क्या है भोजन की यात्रा? देखिए भोजन की यात्रा में जिसे कहा स्पैघेटी और आलू। अब देखिए स्पैघेटी यानी कि नूडल्स है। देखिए अब देखते हैं कि पास्ता जानते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, स्पैघेटी कहते हैं। अब देखिए क्या है, नूडल चीन के देश से देश देन है। नूडल किसकी देन है? चीन की देन है, जो वहाँ के से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवियों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का इटालियन रूप में स्पैघेटी कहते हैं। जो नूडल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पैघेटी के इटालियन रूप में, नए इटली भाषा में क्या कहते हैं, इसे स्पैघेटी कहते हैं। इसलिए अब देखिए नूडल क्या है, नूडल चीन के पश्चिम में पहुंचे और वहां उनकी पास्ता का जन्म हुआ। जब नूडल चीन के पश्चिम में पहुंच गया तो उसे क्या कहा, उसे सब पास्ता, उसका पास्ता के रूप में बनाने लगे। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया और मूंगफली, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप की खोज निकाला। खोज निकाला किसको, ये जो क्या क्या है, आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद, ये सब क्या है, यूरोप यूरोप के क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका महाद्वीप को खोजा। जब अमेरिका महाद्वीप को खोजा तो वहाँ पे देखा आलू, मिर्च, टमाटर ये सब की खेती हो रही थी, तो वहीं से उन्होंने ये सब लेकर आए। अब देखिए अगला क्या है, देखिए ये खाद्य ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से 1492 में क्या गया, अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। जब कोलंबस जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उन्होंने गलती से क्या जो सिल्क रूट था उसी पे घूम निकले थे, उन्होंने गलती से क्या दूसरे महाद्वीप पे चल गए जो कि अमेरिका के नाम से जाना जाता था। तो उसी पर उन्होंने जो कि मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च ये सब का खोज की। अब देखिए आलू आलू भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। देखिए आलू क्या है, आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए। जब आलू आया, जब नया नया भोजन आया, यानी कि पहले क्या सब भूखमरी से आधे लोग भूखमरी से मर जाते थे, तो आलू आया, तो आलू आने के बाद यूरोप के लोगों की क्या हुआ, जिंदगी में बहुत भारी बदलाव हुआ। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सके। पहले क्या थे, भूख के कारण सभी लोग बहुत जल्दी मर जाते थे। पहले इतना भोजन नहीं था जितना आज है, लेकिन जब आलू आया तो सबकी क्या हुआ, भोजन की पूर्ति होने लगी, क्योंकि आलू बहुत कम दिनों में तैयार हो जाता है। अब देखिए क्या है कि आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई। अब देखिए आयरलैंड के किसान आलू पे इतने निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में आलू की एक बीमारी है, किसी मतलब बीमारी आ गई आलू की, तो क्या हुआ, फसल तबाह हो गई, पूरी की पूरी फसल क्या हो गई, तबाह हो गई। तो कई लाख लोग भूखे मर गए, कितने बहुत से लोग क्या हो गए, भूखे मर गए, किसके, भोजन की वजह से, क्योंकि वो आलू पे इतना ज़्यादा निर्भर हो चुके थे कि आलू बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगाया जाने लगा। तो उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। तो उस अकाल को क्या आयरिश अकाल के नाम से जाना लगा, किसमें, जब 1840 में आयरलैंड क्या क्या आलू पे निर्भर हो चुके थे, तो आलू का बीमारी आ गया था, उसमें क्या लाखों लोग क्या भूखे मर गए थे। चलिए अब देखते हैं कि बीमारी से विजय मतलब बीमारी से बाहर कैसे निकले। देखिए अब क्या है कि बीमारी से विजय प्राप्त करना। अब उनका क्या लक्ष्य था, बीमारी से विजय प्राप्त करना। देखिए 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं की विजय की सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। जब 16वीं सदी आया तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल और स्पेनिश ये क्या किए, अपनी सेनाएं क्या बहुत 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 ढेर सारे मतलब दूसरे दूसरे महाद्वीप पे जाकर उसको कब्जा करने लगे।
उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाया। उपनिवेश यानी कि वहाँ से सिर्फ व्यापार करते थे, उनको अपना अपने नीचे काम करते थे और उससे वहाँ से सभी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो व्यापार करते थे। फिर क्या है, यूरोपीय सेनाएं। जो यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। जो यूरोपीय सेनाएं थी केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों से परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार तो कोई था नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे, जो स्पेनिश सैनिकों के अवसरों के साथ वहां पहुंचते थे। देखिए, जो यूरोपीय सेनाएं थी वो केवल सैनिक के ताकत पे नहीं जाती थी। देखिए, जहाँ पे कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में ये लोग जब गए तो अमेरिका में अपने साथ क्या लेके गए, अपने साथ चेचक, चेचक यानी जो चेचक होता है, अपने साथ कीटाणु ले गए, बैक्टीरिया लेके गए। ये देखिए, अगर आप पहले से उस बैक्टीरिया में बैक्टीरिया आपके पास है तो आपको नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन जब कोई नया व्यक्ति रहेगा उसके अंदर उसकी सहने की क्षमता नहीं रहेगी तो उससे तो वह नुकसान करेगा। तो जब यूरोप लोग अमेरिका में पहुंचे तो क्या हुआ, अपने साथ क्या ले गए, चेचक ले गए, वहां के लोगों को चेचक होने लगा। चलिए अब देखें, लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इस बीमारी से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। वो क्या है, उनके अंदर ऐसे कोई भी रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं बनी थी कि उस बीमारी से बच सके। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मार्ग साबित हुआ, यानी कि यहाँ पे चेचक बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया लोगों को। फिर कहा है, एक बार संक्रमण शून्य होने के बाद तो यह बीमारी पूरी महाद्वीप में फैल गई, यानी कि किसी एक व्यक्ति को हुआ, उससे दो व्यक्ति हुआ, उससे उससे पूरे क्या हुआ, पूरे महाद्वीप पे वह फैल गया। अब देखिए, जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे, कि जहाँ पे यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहाँ पे क्या अमेरिकी लोग अपने से ही क्या करते थे, फैला देते थे, क्योंकि एक बार उनको हो गया तो अब दूसरे से मिलेंगे तो उसको भी होगा। फिर चेचक की बीमारी ने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। जित जहाँ पे वह जहाँ पे अमेरिका के समुदाय थे उनको क्या खत्म करना है। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ या इस्तेमाल किया जा सकता है। चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका भी था। देखिए, अगर जैसे बंदूक रहेगा या फिर कोई औजार रहेगा, उससे हम अगर किसी का हमला करेंगे तो उससे हम छीन कर उसे वापस हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे चेचक बीमारी है तो उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो यूरोप यूरोप के लोग थे उनके अंदर उसकी सहने की क्षमता थी, लेकिन जो अमेरिका के लोग थे उनके अंदर सहने की क्षमता नहीं थी, इसलिए जो अमेरिका के लोग थे उनको हो जाता था और यूरोप के लोगों को चेचक नहीं नहीं नुकसान करता था। अब देखिए, चेचक जैसी बीमारी को हमला मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उसे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। यानी कि जो यूरोप के लोग थे उनके अंदर क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। अभी अमेरिका के लोगों के पास रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उनको चेचक से परेशानी होने लगी। अब देखिए क्या है, अमेरिका में अमेरिका में क्या है, अमेरिका में बाहरी लोगों का आगमन। जब अमेरिका में नए लोग आए, देखो 19वीं सदी में एक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। 19वीं सदी में क्या था, यूरोप में क्या था, गरीबी थी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। यहाँ पर क्या, ढेर सारी बीमारियां थी और शहरों में ढेर सारी जनसंख्या की वृद्धि हो गई थी। धार्मिक टकराव आए थे और धार्मिक असंतोष के कारण दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। जो देखिए, 19वीं सदी में क्या हुआ था, वो यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी से जूझ रहे थे, उनको खाने के लिए भोजन नहीं था और वो क्या, शहर में इतनी जनसंख्या बढ़ने लगी कि क्या हुआ, शहर में बहुत सारी जनसंख्या बढ़ने लगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग अमेरिका भागने लगे, क्या कहें, अमेरिका चलने लगे। वहाँ के धार्मिक टकराव के कारण क्या हो, धर्म में अनेक प्रकार की क्या दंड दिए जाने लगा।
तो वहाँ के लोग क्या किए, यूरोप में जाकर रहने लगे। चलिए अब देखते हैं 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ लिया। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीन का उत्पादन किया जाने लगा। देखिए जो 18वीं सदी थे, अमेरिका जो अमेरिका है उसमें अफ्रीका से पकड़ के लाए गए जो लोग थे उनको गुलाम बनाकर अपने लिए काम किया करवाते थे, और यूरोपीय बाजार में कपास और चीन का उत्पादन के लिए मतलब किया जाने लगा। उनका क्या, उनको उनको वो जो चीन जो क्या कपास का करता था, और यूरोपीय बाजार में उनको क्या क्या भेज दिया गया काम करने के लिए। अब देखिए 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। जो क्या थे, भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता है। जब 18वीं सदी थी तो वहाँ पे भारत और चीन जो था ना वो दुनिया के सबसे धनी देश थे। उनको एशिया के व्यापार में उन्हीं का सबसे बड़ा दबदबा किसका था, भारत का और चीन का था। वहीं क्या पूरे व्यापार पे वहीं उन्हीं का दबदबा था। चलिए देखते हैं अगला। विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए। क्या हुआ, जब 15वीं सदी आई तो वहां से चीन ने क्या किया, अपने अपने संबंध को कम करना शुरू कर दिए, और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। जब चीन 15वीं सदी से अपने को अलग करने लगा, दूसरे देशों के संबंध कम करने लगा, तो क्या हुआ, दुनिया से अलग होने लगा। तो फिर क्या हुआ, चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। जब चीन पीछे हट गया तो क्या हुआ, चीन जब लोगों से संबंध बनाना कम कर दिया तो चीन में तब जो व्यापार था, अब व्यापार कहाँ पे लगने लगा, अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हो गया। यानी कि विश्व व्यापार कहाँ लगने लगा, यूरोप में लगने लगा। देखिए देखिए 19वीं शताब्दी के विश्व यानी कि 1815 से 1814 तक, देखिए 19वीं सदी में दुनिया के तेजी से बदलने लगी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों ने पूरे समाजों को काया पलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिए। अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत क्या है, अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आर्थिक विनिमय के तीन तरह के गतियों का प्रवाह का उल्लेख किया। पहला क्या है, क्या है, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, और क्या है, और है पूंजी का प्रवाह। देखिए जब क्या है पहला प्रवाह, देखिए क्या है पहला प्रवाह हमारा है कि व्यापार का प्रवाह। व्यापार प्रवाह जो 19वीं सदी से मुख्य रूप से वस्तुओं की, जैसे क्या है, कपड़ा है, गेहूं है आदि, ये सब क्या है, यानी कि यही सब का व्यापार किया जाता था पहले, कि व्यापार तक ही सीमित था। पहले क्या था, पहले 19वीं शताब्दी में देखा था कपड़ा गेहूं ऐसे ही इसी प्रकार के व्यापार तक ही सीमित था, इसी प्रकार का व्यापार किया जाता था। लेकिन और किसका होता है, श्रम का व्यापार होता था। तो श्रम के व्यापार में देखिए अ, इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसकी, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अब देखिए पूंजी का प्रवाह, इसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। पूंजी क्या था, जैसे पैसा है, किसी को दूसरे जगह पे इसको क्या कर दिया था, निवेश कर दिया था। ये तीन तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोग के जीवन को प्रभावित करते थे। अब देखिए आगे है, कभी कभी इन इलाकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए ये वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही में के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी।
1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीका महादेश को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में बन गई। यूरोप में समस्याएं, अब देखिए यूरोप में समस्याएं क्या क्या थी। देखिए यूरोप में समस्या थी कि 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी। जब 19वीं सदी में क्या है, यूरोप में ढेर सारी समस्या थी, जैसे गरीबी थी, कहाँ पे वहाँ के लोगों को में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बीमारी उनके अंदर थी, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी थी, धर्म के टकराव था, यानी कि एक आपस में दोनों में लड़ते थे। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका में भाग गए थे। जो धर्म के खिलाफ बोलते थे वो डर के मारे कहाँ अमेरिका में भाग गए। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों पर भरपूर इस्तेमाल किया और इसे उनकी काफ़ी तरक्की हुई। और जब वे यूरोप से अमेरिका में चले गए तो अमेरिका में उनकी क्या हो गया, ढेर सारे क्या मिलने लगा, अवसर मिलने लगे, भरपूर अवसर मिले, उन्होंने एकदम अच्छे से उसका इस्तेमाल किया। देखिए 18वीं सदी तक भारत और चीन, जब 18वीं सदी तक क्या भारत और चीन के बारे में देख लेते हैं। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, लेकिन 15वीं सदी से चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार केंद्र बिंदु यूरोप तक शिफ्ट कर रहा था। अब देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, जब विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, उदय क्या हुआ, आइए इन तीन को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। 18वीं सदी के आखिरी तक दशक तक ब्रिटेन में कार्नला था। देखिए जब 18वीं सदी शुरू हुआ तो क्या हुआ, आखिरी दशक तक क्या ब्रिटेन में क्या कार्नला, कार्नला क्या है, जो कि मक्के पे क्या लगाते हैं, मक्के के आयात पर सरकार ने क्या लगाया था पाबंदी, किसकी सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे समझाया है कि कार्नला क्या है, तो कार्नला वह कानून है जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने क्या कहते पाबंदी लगा दिया था कि अब हम मक्का को नहीं बेचेंगे। फिर क्या है, कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जनसंख्या काफ़ी बड़ी, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। जब ब्रिटेन ने क्या मक्का पे कारण लगा दिया, यानी कि अब हम मक्का का आयात नहीं करेंगे। तो कुछ दिन क्या हुआ, कुछ दिन बीतने के बाद ब्रिटेन में जनसंख्या की बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। और क्या हुआ, जनसंख्या की जब वृद्धि होगी तो वहाँ पे भोजन की क्या होगी, भोजन की मांग में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा भोजन चाहिए। तो जब भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। जब भोजन चाहिए तो उसमें क्या हुआ, कृषि के जो सामान थे उसमें भी क्या हो गया, वृद्धि हो गई। तो इससे पहले कि ब्रिटेन में भूखमरी आती, यानी कि ब्रिटेन में भूखमरी आने से पहले ही क्या सरकार ने कार्नला को समाप्त कर दिया। यानी कि सरकार ने जो आयात पर कानून लगाया था, जो ब्रिटेन में आयात पर कानून लगाया था उसको क्या कर समाप्त कर दिया, भूखमरी आने से पहले ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर क्या है, जिससे अलग अलग देश में व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। तब दूसरे देशों ने क्या किया, भोजन को ब्रिटेन में भी निर्यात किया। भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। जब लोगों को भोजन मिलने लगा तो क्या हुआ, ब्रिटेन का विकास होने लगा। कार्नला के समय देखिए भोजन की क्या क्या हुआ था कि भोजन की मांग बढ़ी थी, जनसंख्या बढ़ी थी और भोजन के दाम भी बढ़े। जब भोजन की मांग बढ़ेगी तो क्या हुआ, भोजन जब कम रहेगा तो उसकी दाम क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। भोजन के क्या हो गए, भोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर क्या है, देखिए कार्नला हटाने के बाद क्या हुआ, कार्नला हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हो गई, विकास का तेजी होना, यानी विकास का हो बहुत तेजी से विकास होने लगा। भोजन का अधिक भंडार है, यानी भोजन का क्या हुआ, ढेर सारा भोजन लोगों के पास आने होने लगे। ऐसे क्या हो, कार्नला के कारण सब भूखे रहते थे। अब देखिए क्या है, डिक्टेस्पिया मवेशी प्लेग। अब देखिए डिक्टर पेस्ट क्या था, रिंडर पेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाला मवेशी की बीमारी थी, जो रिंडर प्लेग थी। जो रिंडर पेस्ट थी प्लेग की तो भारी क्या है, मवेशियों में जो पशुओं थे उनमें क्या हुआ,
फैलती थी। यह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। 1890 में क्या हुआ, जो रिंडरपेस्ट थी अफ्रीका में ढेर सारे लोगों में, ढेर सारे मवेशी यानी कि पशुओं में क्या हुआ, रिंडरपेस्ट बढ़ने लगा। रिंडरपेस्ट इतना तेज फैलने लगा कि पशु क्या होगा, मरने लगे। जो मवेशी थे वो क्या होगा, मरने लगे। देखिए अब रिंडरपेस्ट का प्रकोप क्या था। रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक आखिर में हुआ था। जब रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आया 1880 में, तो क्या हुआ, वो आखिरी में आया था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। जो ब्रिटिश एशिया थे उनसे क्या घोड़ों के साथ क्या आए थे, ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा इन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्व अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। देखिए जो रिंडरपेस्ट था वो क्या ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। कहाँ से, ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। किसके माध्यम से, घोड़े के माध्यम से लाए गए थे यहाँ पे के सैनिकों को मारने के लिए। देखिए क्या है, रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैलने लगा। जब रिंडरपेस्ट अफ्रीका में आया तो लोगों के पास इतनी इतनी जल्दी जल्दी फैला कि जैसे वो क्या जंगल की आग फैलता है, उसी तरह रिंडरपेस्ट फैलने लगा। कहाँ, अफ्रीका में। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिम तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया था। जब रिंडरपेस्ट आया अफ्रीका में तो वे क्या हुआ, मवेशी इतने तेज मर रहे थे, इतने तेज मरने लगे कि जो 90% वहाँ के जो मवेशी थे वहाँ के 90% मवेशी क्या हो गया, मर गए। 90% जानवर क्या हो गए, मर गए। अफ्रीका के लिए मवेशी का नुकसान होना का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। यानी कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, मवेशी ढेर सारे क्या हुआ, ढेर सारे पशुओं को पाले थे अपने अपने भोजन के लिए। तो वहाँ के मवेशी क्या मरने के मतलब क्या हुआ, वहाँ की रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं थी। वहाँ के लोग क्या सिर्फ बागानों में काम करने के लिए और कोई चारा ही नहीं था। इस तरह से मवेशियों का एक बीमारी ने यूरोपीय को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। उपनिवेश यानी कि जैसे हाँ, एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने लिए काम करवाना क्या होगा, वही उपनिवेश कहलाता है। तो जो अफ्रीका में क्या यूरोपीय लोग गए तो वहाँ पे बागवानी में काम करवाना चाहते थे। तो अफ्रीका के लोगों के पास इतने मवेशी थे वो क्यों अपने मवेशी को छोड़कर क्यों उनके बागवानी में काम करेंगे। जब ये बीमारी आई तो बीमारी ने क्या किया, सारे मवेशियों को खत्म कर। जो रिंडरपेस्ट था वो क्या, सारे मवेशी मवेशी मर गए। जब 90% मवेशी मर गए तो क्या वहाँ के लोगों को क्या हुआ, रोजी रोटी पे खतरा आने लगा। तो उनको अब काम चाहिए। अब मवेशी तो मर गए, अब उनको भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए क्या, भोजन के लिए वो जो यूरोपियन थे उनको अफ्रीका और यूरोपीय लोग क्या बागान में काम करने लगे। यूरोपीय लोगों के बागान में काम करने लगे। कौन, अफ्रीका के लोग। ठीक है। 19वीं के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम को विरोध करने लगे। जो बंधुआ मजदूर सब बनाते थे उसके सिस्टम को क्या करे, उसको समाप्त करने के लिए सब क्या करे, विरोध करने लगे कि अब हम बंधुआ मजदूर को नहीं रहने देंगे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। जब 1921 ईस्वी में क्या हुआ, इसे बंधुआ मजदूर को समाप्त कर दिया कि आप दूसरे के लिए आप काम नहीं करेंगे। देश में भारतीय उद्यमी का है, विदेशों में क्या हुआ, भारतीय उद्यमी। तो देखिए भारत के नामी बैंकर और व्यापारी व्यवसायियों में शिकारीपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोटाई चेट्टियार का नाम आता है। ये दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। देखिए फिर क्या है, भारत के व्यापार और महाजन उपनिवेशों शासनों के साथ अफ्रीका में पहुंच चुकी थे। हैदराबाद के सिंधी व्यापारी तो यूरोपियन निवेशों से भी आगे निकल गए। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया में की संपूर्ण बंदरगाहों फैलने फूलने लग
फलते फूलते इम्पोरियम भी बना लिए थे। अब देखिए क्या है, भारतीय व्यापार यानी उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में उम्दा काटन के कपड़े वर्षों से यूरोपीय निर्यात होता रहा है। जो भारत में जो काटन के कपड़े थे वो कहाँ से, यूरोप से, यूरोप से निर्यात होता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़े पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या, भारत से आने वाले कपड़ों, कॉटन के कपड़े पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए इससे ब्रिटेन ब्रिटेन में बने कपड़े, जो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में जो बने कपड़े थे कि बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। जब भारत में कपड़े नहीं रहेंगे तो क्या ब्रिटेन से कपड़े आने लगे कहाँ पे, भारत में कहाँ से आने लगे कपड़े, ब्रिटेन में। तो 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कटान के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया था और 1870 आते आते यह 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5 से बढ़कर 35% हो गया था। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील थी और कौन थी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत में से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। देखिए जब 1800 ईस्वी में क्या हुआ, भारत में जो कपड़े थे उसको निर्यात कोई लेता, मतलब निर्यात ही नहीं होता था। क्या, कच्चे कच्चे सामानों का निर्यात होने लगा। क्या हुआ, 30% से घट कर क्या हुआ, 1815 में 15% हो गया। फिर 1817 में 3%, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, घट रहा था। लेकिन जो कच्चे माल थे वो क्या, उनकी वृद्धि हो रही थी, निर्यात ढेर सारा होगा। जो अफीम थे वो कहाँ जाता था, चीन में निर्यात होता था। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का भारत में प्रभाव बहुत छोटे पैमाने पर ही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम पंजाब में देख सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव हम कहाँ, पंजाब में देखें। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार के अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जाए। जो ब्रिटेन थे वहां पे क्या, नहर बना दिए ताकि वहां के लोगों को क्या, गेहूं और कपास की खेती आराम से किया जा सके। केनाल कॉलोनी, केनाल कॉलोनी में केलान कालो केनाल कॉलोनी नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। यानी कि पंजाब के जो केनाल कॉलोनी थी वहाँ पे पंजाब के अन्य लोग अन्य स्थान से वहाँ पे लाकर सभी लोगों को बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा जाता है। केनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती कहा जाने लगा। कपास की भी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। जो रबड़ की कहानी है इससे अलग नहीं है। कपास की तरह क्या हुआ, रबड़ की भी खेती की जाती थी। विभिन्न चीजों में उत्पादन के विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1814 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा किसी प्राथमिक उत्पादों यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों को, कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। किसे, 60% हिस्सा। अब देखिए युद्धकालीन रूपांतरण। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर कर रख दिया। लगभग पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर कर रख दिया। लगभग 90 लाख लोग मरे हुए गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए।
प्रथम विश्व युद्ध में कितने 90 लाख लोग क्या हो गए, मारे गए, और 2 करोड़ लोग लगभग से घायल हो गए प्रथम विश्व युद्ध में ना। तो यहाँ पे मरने वाले का, अपाहिज होने वालों को ज्यादातर लोग उस उम्र में थे जब आदमी आर्थिक उत्पाद करता था। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों में भारी कमी आ गई। परिवारों में कमाने वाला की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। जब क्या हुआ, यूरोप में ज्यादा लोग घायल घायल यानी कि जब अपाहिज हो गए प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तो वहां पे जो काम करने वाले थे उनके क्या हुआ, उसमें कमी आ गई। जब कमी आ गई तो यहाँ पे क्या हुआ, आमदनी में कमी आ गई, उनके भोजन पैसे कम होने लगे उनके पास। अब देखिए, ज्यादातर पुरुषों को युद्धों में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनको क्या हुआ, युद्ध में शामिल होना पड़ा। लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे, अब उन्हें महिलाएं कर रही थी। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध टूट गए। क्या हुआ, टूट गए। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका के कर्ज लोन पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी सरकारों और लोगों को अमेरिकी में संपत्ति की तुलना अमेरिका सरकार और उसके नागरिकों विदेशों में ज्यादा संपत्ति थी। अब देखिए महामंदी, जब अब देखिए महामंदी आ गया। क्या हुआ, जब भोजन नहीं मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे, 2 करोड़ लोग घायल हो गए, तब वहां पे क्या हुआ, महामंदी आ गई। तो महामंदी में देखिए क्या हुआ कि महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई। 1929 से क्या हुआ, महामंदी की शुरुआत हुई और संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। कहाँ तक, 30 के दशक तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। क्या हुआ, वहां पे ढेर सारे गिरावट आ गए। अब देखिए, युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। कीमतें गिरी तो किसानों को की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों में अमेरिका की से कर्ज लिया। क्या हो, जब महामंदी आने लगा, क्या बहुत सारे देशों ने क्या हुआ, अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए। क्या हुआ, हजारों बैंक क्या हुआ, दिवालिया हो गए। भारत में और महामंदी, भारत में देखिए महामंदी 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी के बीच देश का आयात निर्धा निर्यात घटकर 8 रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। जब महामंदी आई तो क्या हुआ, जो भारत में जो गेहूं गेहूं का निर्यात होता था, उनके 50% उनकी गिर गई। क्या हुआ, उनके दाम में क्या हुआ, 50% की कीमत से नीचे चली आई। फिर क्या हुआ, किसानों के और काश्तकार जो उनको नुकसान हो रहा था, उनको ढेर सारे नुकसान होने लगा। महामंदी शहरी जनता और अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक थी। जो शहर के लोग थे उनके लिए, और जो गांव में रहते थे उनके लिए सब, और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ, हानिकारक मतलब नुकसान पहुंचाने लगा। अब देखो 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी। जब 1931 में मंदी क्या थी, चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौरान से गुजर रहा था। जो ग्रामीण भारत थे वो क्या, उसके वो असंतोष और उथल पुथल से गुजर रहा था। फिर क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण यानी उद्योगकाल, युद्ध के बाद समझौते ना, युद्ध के बाद क्या हुआ, समझौते। देखिए, युद्ध के बाद क्या है, समझौते। देखिए यहाँ पे है, दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था।
जब प्रथम विश्व युद्ध था और द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध क्या था, पहले के विश्व युद्ध के तुलना में बहुत ही अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए। यहाँ पे क्या, आम आदमी ज्यादा से ज्यादा कौन मारे गए, आम आदमी मारे गए, और कई महत्वपूर्ण शहर शहर बुरी तरह बर्बाद हो चुके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातों के प्रभावित हुई। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि सैनिक मरे थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो वहाँ पे ढेर सारे आम लोग मरे गए, जो कि आम नागरिक थे वहाँ के मरे गए, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्या शहर को सब तबाह कर दिए, सीधे शहर को तबाह कर दिए। पश्चिमी अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उदय, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में रूपांतरण। देखिए क्या है, विश्व के नेताओं, क्या हुआ, अब विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, जिन्हें नीचे दिया गया है। देखिए कौन कौन है, औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना, पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। फिर क्या है, ब्रिटेन यानी वुड्स समझौता, वुड्स यानी, अब देखिए ब्रिटेन में वुड्स समझौता क्या था, तो देखिए 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित नियमित दरों पर आधारित होती थी। देखिए अब क्या है, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि बहुराष्ट्रीय निगमन बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, बहुराष्ट्रीय निगमन बड़ी कंपनियां हैं, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि एक ही समय में कितने अनेक देशों में काम करती थी। एमएनसी का विश्व व्यापार व्यापी प्रसार 1950 और 1960 में के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया। वीटो, अब देखिए वीटो क्या था, वीटो वीटो एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक तरीका था। यानी कि जो जो देश किसी कानून पर सहमत नहीं था, वो क्या करता था, वीटो कर देता था कि हम इससे सहमत नहीं हैं। देखिए सांस्कृतिक समागम के वैश्विक दुनिया का उदय, सांस्कृतिक समागम में बहु बहु स्वरूप का नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसे प्रक्रिया थी जिनमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ज्यादातर अनुबंध श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकाने पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपाल का नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिवन रैन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का नाम भी यह भारतीय जैसे हैं। इस बात का भी यही कारण है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देशों के राष्ट्रवादी नेता इस दास प्रथा, जो दास प्रथा थी उसे क्या गिरगिटिया मजदूर कहते थे, तो प्रथा का विरोध करने लगे कि अब कोई भी दास प्रथा नहीं, दास मतलब नहीं रखेगा। दास प्रथा का क्या करने विरोध करने लगे।
उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 ईस्वी में खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंध मजदूरों के वंशज कैरेबियन द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन बिता रहे थे। क्या वहाँ पे कैरेबियन कैरेबियन द्वीप समूह पे क्या अल्पसंख्यक का जीवन बिता रहे थे। वहाँ के लोग उन्हें कूली मानते थे। क्या मानते थे? कूली। और उनके साथ कूलियों जैसा बर्ताव करते थे। नालपाल के कुछ प्रारंभिक उपनिवेशों में विद्रोह और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जाता था। अब देखिए भारत से सोने चांदी का निर्यात। अब देखिए भारत में क्या हुआ? सोने चांदी का निर्यात होने का। भारत से सोने चांदी का निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित की मदद, लेकिन भारतीय किसानों को कई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। जिससे भारत से क्या हुआ? सोना चांदी ब्रिटेन के आर्थिक दशा को क्या हुआ? सुधार दिया। लेकिन जो भारत के किसान थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। उनको क्या हुआ? उनको कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। क्या जब 1931 में मंदी क्या थी? एकदम चरम से। ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू? उसी समय क्या है? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। जो यह मंदी थी वो शहर के लोगों के लिए इतनी दुखदाई नहीं थी। लेकिन कीमतें गिर जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोग की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बाधा बधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी, उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि मंदी से। लेकिन जो किसान थे उनको क्या हुआ? उनको प्रभाव पड़ने, क्योंकि जिस खेत पर खेती करते थे उसका भी भाड़ा देना पड़ता था किसानों को। और जो अनाज था उसका दाम भी क्या होगा? 50% गिर गया था। अब बताइए किसान करे तो करे क्या? इसलिए देखिए राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश की में तेजी आई। अब देखिए औपनिवेशीकरण की स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय उपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संसाधन भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी में निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान में अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया गया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर हो गए थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन उर्स संस्था विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया में अल्प विकसित भाग उपनिवेशों। अब देखिए अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि इसमें हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा है कि मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। जो मित्र राष्ट्र थे वो कौन कौन थे? तो कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस क्या थे? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों के नाम क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत 1947 तक किस देश के उपनिवेश रहा? तो किसका था? ब्रिटेन का। किसका था?
ब्रिटेन का। जब 1947 तक किस किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन का था। किसका? ब्रिटेन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स क्या है? तो ब्रिटेन वुड्स G77 विकासशील देशों का होने वाला एक सम्मेलन था। फिर अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया? भाप इंजन और रेलवे। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म कैसे हुआ? तो आप देखिए सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ। अगला देखिए प्रश्न क्या है। संयुक्त राष्ट्र के किन दो स- संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें कहा जाता था? क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्या संतानें कहा? किसे जुड़वा संतानें कहा? किसका? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाने लगा। अब देखिए अगला क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कब काम करना शुरू किया? तो 1947 में। सन 1947 में क्या उन्होंने औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। फिर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की कमी भी फैलने को कौन सा देश वीटो कर सकता था? अमेरिका। कौन करता था? अमेरिका वीटो कर सकता था। भूमंडलीय विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई दो कारण बताइए। क्या था? कौन कौन? भूमंडलीय व्यापार था और कौन था? पूंजी था। यानी कि काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और पूंजी पूंजी यानी कि एक अपना पूंजी का निवेश करते थे। अपने पूंजी का क्या? एक देश से एक देश दूसरे देश में अपना पूंजी का क्या करता था? निवेश करता था। फिर ना वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? इसको हम वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत विश्व के अनेक देश अपने व्यापार काम और पारस्परिक जरूरतों के लिए एक दूसरे से एक सूत्र में बंधे जाते थे। हाँ।